नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आई हूँ जो कि कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र की किताब से लिया गया है, जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है, मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के माप तथा मूल्य संचय हेतु संचय रूप से स्वीकार की जाती है। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि वह कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है। पहले ज़माने में क्या होता था, लेन देन के लिए सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के और धातु के सिक्के प्रयोग किए जाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद कागजी मुद्रा का आविष्कार हो गया था। और मुद्रा का पहले ज़माने में मुद्रा नहीं थी, तब व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर किया जाता था। अब मैंने आपको बताया वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या थी, पहले हम ये जान लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य था कि जब वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के रूप में विनिमय होता था तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। माना कि मुझे आलू चाहिए, ठीक है, और मेरे पास टमाटर हैं, तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको टमाटर की आवश्यकता हो, ठीक है, और वो मुझे आलू दे दे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस व्यक्ति से मुझे आलू चाहिए उसे टमाटर की आवश्यकता हो, क्या पता उसे गेहूँ चाहिए हो। तो इन सब में बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता था। इसलिए अब हम वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ या इसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब क्या था कि अगर हमें वस्तु विनिमय प्रणाली को यूज़ करना है तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो वस्तु मेरे पास है उसे उसकी आवश्यकता हो, और उसके पास जो वस्तु अधिक है उसकी आवश्यकता मुझे हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, तो इससे क्या होता था, व्यापार करने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। उसके बाद आता है मूल्य की समान इकाई का अभाव। अब हर वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है और हर वस्तु को अलग अलग रूप में मापा जा सकता है, क्योंकि कुछ वस्तु जो होती हैं वो बहुत ही महंगी होती है और कुछ सस्ती होती है, तो किसी वस्तु का मूल्य मापना उस समय पर कठिन हो जाता था। उसके बाद है भविष्य में दिए जाने वाले भुगतानों की प्रणाली का अभाव। मतलब हमें जो भी भुगतान करने हैं भविष्य में वो किस प्रकार किए जाएं। अब वस्तु के स्थान पे वस्तु से किया जाता तो इसमें कठिनाई होती थी, ठीक है। अब उसके बाद है मूल्य संचय प्रणाली का अभाव। जैसे अब हम क्या करते हैं, हम जितनी हम इनकम कमाते हैं, जितनी आय हम कमाते हैं, हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उससे हम क्या कर देते हैं, संचय कर लेते हैं, मतलब बचत कर लेते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये सब संभव नहीं था। हम वस्तु को कुछ ही समय के लिए संभाल के रख सकते थे और उसे लंबे समय तक हम संभाल के नहीं रख सकते थे, ठीक। अब हम जानेंगे मुद्रा के कार्य के बारे में कि मुद्रा क्या क्या कार्य करती है। तो मुद्रा मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य करती है, जिनमें पहला है प्राथमिक कार्य और द्वितीय है गौण कार्य, या उन्हें हम द्वितीय कार्य भी कह सकते हैं। प्राथमिक कार्य में क्या क्या आ जाता है, प्राथमिक कार्य में आ जाता है विनिमय का माध्यम या मुद्रा का मापदंड अथवा मूल्य की इकाई के रूप में, और द्वितीय में आ जाता है स्थगित या भविष्य में जो भुगतान किए जाते हैं उनके रूप में या मूल्य के संचय के रूप में। तो ये सभी कार्य मुद्रा करती है, ठीक है। उसके बाद आता है मुद्रा की मांग, कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। तो प्रोफेसर केन के अनुसार मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। पहला, सौदे के लिए मुद्रा की मांग, ठीक है। दूसरा है सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग, और तीसरा है सट्टे के लिए मुद्रा की मांग। जैसे कि हमें किसी से सौदा करना है, किसी से लेन देन करना है, तो उसके लिए भी हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, ठीक। उसके बाद सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग, अगर हमें कॉन्शियस रहना है, हम लेन देन करते हैं, किसी से कोई डील करते हैं, तो उसके लिए भी हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, और कभी कभी हमें सट्टे के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब आता है अगला, मुद्रा की पूर्ति, ठीक है।
अब मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से होता है, मतलब लोगों के पास जितना पैसा है उसको हम मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। अब देखो इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा की पूर्ति में केवल उस स्टॉक को शामिल किया जाता है जो सामान्य जनता के पास है, ना कि उसे जो मुद्रा के उत्पादक हैं। अब मुद्रा के उत्पादक कौन हुए? जैसे देश की सरकार, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक। ठीक है। अब मुद्रा की पूर्ति में भारत के 4 वैकल्पिक माप हैं, मतलब मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए भारत में 4 प्रकार से मापा जाता है, जिसमें M1, M2, M3 और M4। ठीक है। अब M1 में क्या क्या शामिल किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसमें है जनता के पास करेंसी, जिसे हम C से नापते हैं, और मांग जमा जो डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, और अगला है रिजर्व बैंक के पास जमाई, जो हमारी रिजर्व बैंक है जो अपने पास जमाई रखती है उसको शामिल किया जाता है। अब M2 में क्या हो गई? M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, जो हमारे डाकघर होते हैं उनमें जो राशियाँ हैं, प्लस M1 में जितनी माप शामिल की जाती हैं उन दोनों का योग। अब M3 में M1 प्लस बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमाएँ, जो बैंक के पास अन्य जमाएँ होती हैं M1 को मिला करके, वो तीनों को तीनों M3 में शामिल की जाती हैं। और M4 में हमारी M3 के सभी तत्वों को शामिल किया जाता है, और जो डाकघर के पास हमारी जमा राशियाँ होती हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो हमारी NSC होती है, राष्ट्रीय बचत पत्र, जिन्हें हम FD वगैरह कहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं की जाती हैं। इसके बाद हम बैंक और बैंकिंग की परिभाषा के बारे में। अब देखो बैंक किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में बैंक को ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मुद्रा तथा सहायक का व्यवसाय करती है। और जो हमारे प्रोफेसर केंट है, उन्होंने एक सरल शब्दों में एक परिभाषा दी है। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की अस्थायी निष्क्रिय मुद्रा को एकत्रित करके पुनः उसको व्यय के लिए दूसरों को ऋण के रूप में देता है। ठीक है। तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो हमसे जमाएं स्वीकार करती है और हमें ऋण भी प्रदान करती है। अब माना कि आप कुछ इनकम कमाते हो और आपके पास उसकी अधिकता है, तो आप उसे कहाँ रखोगे? आप उसे रखने जाते हो बैंक पे, और बैंक उस पर आपको देता है ब्याज। ठीक है। और आपके पैसे को बैंक किसी निश्चित व्यक्ति को देता है उधार, और उस व्यक्ति से प्राप्त करता है ब्याज। ठीक है। और हमारा जो देश है, यानी कि हमारा जो भारत देश, हमारे भारत देश की जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, उसे कहते हैं RBI। क्या कहते हैं? RBI, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और वर्तमान में जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। अब देखो बैंक कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः बैंक तो 2 ही प्रकार की होती है, जैसे कि केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक। लेकिन हम बैंकों को और प्रकार में भी बांट सकते हैं, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, कृषि बैंक, भू विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, सहकारी बैंक, विनिमय बैंक या केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक हमारा मुख्य बैंक हो गया। अब हम व्यावसायिक बैंक का अर्थ समझेंगे। अब देखो, व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक होती क्या हैं, जिन्हें हम कमर्शियल बैंक्स भी कह सकते हैं। यह वह बैंक होती हैं जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती हैं, और व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमाई स्वीकार करते हैं तथा अपने लिए लाभ का सृजन करती हैं। और ये क्या करती हैं? जो हमसे हमारी बचत लेती हैं या हमें ऋण देती है, और जो हमसे ब्याज प्राप्त करती हैं, उसी से वो अपने बाकी खर्चे पूरे करती हैं। जैसे बैंक के कर्मचारियों को सैलरी देना, और बैंक का रखरखाव, बिजली, पानी, इन सब की पूर्ति व्यावसायिक बैंक हमारे ही। अब हम जानेंगे अपने केंद्रीय बैंक के बारे में। ठीक है। अब ये क्या है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है,
जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। मतलब कि सारे बैंक इसी की देखरेख में कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक की कोई मानक परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा इसके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर दी जाती है। मतलब ये जो कार्य करता है उसी के आधार पर हम इसे परिभाषित कर देते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया भी था कि हमारा केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम RBI भी कहते हैं। अब देखो केंद्रीय बैंक क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले केंद्रीय बैंक नोट जारी करने का अधिकार। हमारा जो केंद्रीय बैंक है उसे ही नोट जारी करने का अधिकार है। और हमारा केंद्रीय बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सभी मूल्य के नोटों का निर्गमन करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 रुपये का नोट जो है वो कौन जारी करता है। तो 1 रुपये का नोट हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है। दूसरा है सरकार का बैंकर तथा सलाहकार। अब जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसे जितनी भी नीतियाँ चलानी होती हैं या उसकी जितनी भी एक्सपेंस हैं वो सब RBI पूरे करती है। और RBI बैंक को सलाह भी देती है कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब है अगला बैंकों का बैंक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है या केंद्रीय बैंक है उसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि वही सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, उनके लिए नीति बनाता है। ठीक है, इसलिए उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब है अगला है अंतिम ऋणदाता। हमारी जो रिजर्व बैंक है उसको अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है, क्योंकि वही हमारी सब बैंकों को ऋण देता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले कुछ बैंक घाटे में चले गए थे, तो उनको हमारी RBI ने दूसरे बैंक के साथ विलय कर दिया गया ताकि उनके घाटे को पूरा किया जा सके। अगला है देश में विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। अब देखो हमें दूसरे देश में व्यापार करना है। अब हम व्यापार करने के लिए जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे अपनी मुद्रा। अब वो हमारी मुद्रा तो ले नहीं सकते, तो हम उनकी मुद्रा को अपनी मुद्रा में माप लेते हैं और अपने कुछ कोष संरक्षित रख लेते हैं। जैसे कि $1 बराबर 75 रुपये। अगला है साख मुद्रा का नियंत्रण। तो जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो साख मुद्रा पर भी नियंत्रण रखती है। मतलब जो हम ऋण देते हैं, चाहे कोई संस्थान हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उस पर भी हमारी जो केंद्रीय बैंक है वो नियंत्रण रखती है। और हमारी केंद्रीय बैंक ऋण किसको देगी, वो देगी अन्य व्यावसायिक बैंकों को। और अगला है संशोधन गृह कार्य। मतलब जितने भी संशोधन हैं, जितने भी नियम कानून बनाने हैं वो हमारी केंद्रीय बैंक की बनाती है। ठीक है, अगला है केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर। अब जो मैंने आपको ऊपर केंद्रीय बैंक के कार्य बताए हैं उसके आधार पर अब आपने वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर आराम से लिख सकते हो। अब केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो केंद्रीय बैंक का अंग मात्र होता है और केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करता है। अगला है केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य लोकहित होता है और जो वाणिज्यिक बैंक है उनका मुख्य उद्देश्य लाभार्जन होता है। आपने देखा ही होगा कि आप कभी लोन वगैरह लेते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। अगला है केंद्रीय बैंक आम जनता से प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय नहीं करता है, जबकि जो कमर्शियल बैंक है उन पे हमारा जो लेन देन है वो डायरेक्ट होता है। और केंद्रीय बैंक के पास नोट जारी करने का अधिकार होता है और वाणिज्यिक बैंकों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं हो सकता है। जो केंद्रीय बैंक होती है वो देश की केवल एक ही होती है और वाणिज्यिक बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। और जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो हमेशा सरकारी संस्था होती है, लेकिन बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ बैंक से संबंधित शब्दावली के बारे में जानेंगे। पहला है रेपो दर। रेपो दर किसे कहते हैं, तो रेपो दर को हम ऐसे समझ सकते हैं, रेपो दर एक ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को कुछ समय के लिए ऋण देती है, उसे हम रेपो दर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अगली टर्म आती है
रिवर्स रेपो दर, मतलब रेपो दर का, ठीक है। अब देखो रिवर्स रेपो दर क्या होती है। वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा केंद्रीय बैंक अल्पकाल के लिए हमारी जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, व्यावसायिक बैंक, उनको नहीं दे तो वो रेपो दर हो गई। और जब व्यावसायिक बैंक अपना कुछ फंड केंद्रीय बैंक के पास जमा करें तो वो रिवर्स रेपो दर होती है, ठीक है। अब देखो अभी यह है अगला नगद आरक्षित अनुपात, जिसे हम CRR कहते हैं। अब ये क्या होता है। अब देखो ये क्या है। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास कुल जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास कानूनन जमा करना होता है। इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। मतलब बैंक के पास जितना पैसा जमा होता है उसका निश्चित भाग व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक को कानूनन जमा करना होता है RBI के पास। तो इसे हम CRR या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। उसके बाद आता है वैधानिक तरलता अनुपात। अब वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी वाणिज्यिक बैंक होती हैं या व्यावसायिक बैंक होती हैं, उनके बाद जो तरल परिसंपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, या फिर जो उनकी कुल जमा होती हैं, उनका एक छोटा सा पार्ट अपने पास रखना आवश्यक होता है। तो उसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। मतलब इतने में से थोड़ा सा अपने पास रखें तो उसे हम SLR कहते हैं। अब खुले बाजार की क्या होती हैं। जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जब वो अपनी प्रतिभूतियाँ बाज़ार में बेच देता है या वहाँ से ख़रीदता है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। और उसके बाद आता है बैंक दर। अब बैंक दर क्या होती है। जिस दर पर हमारा जो केंद्रीय बैंक है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, या उनकी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं या वो जो ऋण लेते हैं जिनका भुगतान बैंक करता है, उसे बैंक दर या कटौती दर कहा जाता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। बाय और अपना ख्याल रखिए।